हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और आज मैं मार्च की करंट अफेयर्स का पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की जनगणना जो 2021 में होने वाली है। 2 चरणों में संपन्न होगी ये। और इसका पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होना था, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण ये अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है। और इसमें 2 चरणों में जो है जनगणना की जाएगी। पहले चरण में जो है आवास से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी और दूसरा चरण जनसंख्या की गणना का होगा। और इसमें इस बार पेन के जरिए नहीं बल्कि एक मोबाइल ऐप के जरिए माध्यम से जो है जनगणना की जाएगी। और पहले चरण में जनगणना कर्मी जो है मोबाइल नंबर, शौचालय, टेलीविज़न, इंटरनेट, वाहन, पेयजल आदि की जानकारी मांगेंगे। बिजली के मुख्य स्रोत, उपयोग किए गए पानी के निकलने की व्यवस्था, रसोई की उपलब्धता, एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मुख्य ईंधन संबंधी जानकारी भी वो मांगेंगे। और जनगणना देश में नीति बनाने का प्रमुख आधार होता है। जनगणना से मिले आंकड़ों के अनुसार ही देश की वास्तविक स्थिति सामने आती है कि कितनी जनसंख्या है, कितने आयु वर्ग के कितने लोग हैं, एक भाषा कौन सी ज़्यादा बोली जाती है, कौन सी कम बोली जाती है, किस धर्म के कितने लोग हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने कितने तरह के रोजगार और बेरोजगार, और कितने लोग किस रोजगार में लगे हुए हैं, और लोगों ने 10 साल में अपने रहने का ठिकाना बदल दिया है आदि। ये सब डाटा एनालिसिस करके जो है रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। और भारत में जो हर 10 साल में जनगणना की जाती है। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी और 1972 से ही ये लगातार जनगणना हो रही है। और जनगणना का काम 1948 के जनगणना अधिनियम एक्ट के तहत होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के तहत भारत में जनगणना की जाती है। तो 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत जो है जनगणना की जाती है। और 1872 से लेकर 1931 तक जो है जनगणना में जाति भी गिनी जाती थी, लेकिन अब जो है जाति नहीं गिनी जाती है। और जनगणना का जो काम है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का दफ्तर करता है। और ये दफ्तर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर जो है कार्यरत रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के कैबिनेट मंत्री टी.एच. श्याम कुमार को, मणिपुर के कैबिनेट मंत्री टी.एच. श्याम कुमार को बर्खास्त कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 142 अनुच्छेद 142 का इस क्षेत्र में पहली बार इस्तेमाल करते हुए जो है इस मंत्री के खिलाफ ये कार्रवाई की है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब इस अनुच्छेद का प्रयोग कर किसी मंत्री को बर्खास्त किया गया हो। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोर्ट ने दल बदल कानून के तहत विधायक को अयोग्य ठहराते हुए उनके विधानसभा जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। और अनुच्छेद 142 क्या है? ये 212 अनुच्छेद के अनुसार देश का कोई भी न्यायालय राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार हासिल है। और एक विशेष अधिकार क्या है? अगर अनुच्छेद 142 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी अन्य संस्था के जरिए व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए किसी तरह का आदेश देने में देरी हो रही है, तो कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत खुद उस मामले में फैसला ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का इस्तेमाल विशेष परिस्थितियों में ही करता है। और अयोध्या विवाद और भोपाल गैस त्रासदी मामले में भी अनुच्छेद 122 का प्रयोग किया गया था। चलिए, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 जो है आ चुकी है और उसमें कुल 156 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें फिनलैंड शीर्ष पर बना हुआ है। उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे शामिल है। यानी फर्स्ट जो रैंक है वो फिनलैंड की है। और भारत इसमें 144वें स्थान पर आया है। 156 देशों में 144वें स्थान पर आया है, यानी लगभग खराब स्थिति है। और हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव इनकी है। और जो है भारत की रैंक इसमें 144 है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो 144। और फर्स्ट पर कौन है? फिनलैंड, सेकंड डेनमार्क। चलिए, सरकार ने देश में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19 की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय
जो तकनीकी समिति गठित की है और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल को 21 सदस्यों वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ कुछ स्तरीय तकनीकी समिति गठित की है, उसके अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर वी.के. पॉल। और ये भी पूछ सकते हैं कि उसके अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल हैं, ये किस आयोग के सदस्य हैं? तो नीति आयोग के सदस्य हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी एम्स के महानिदेशक समिति के सह-अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 2020 का जो एबल पुरस्कार है, यानी एबल पुरस्कार को जो है गणित का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, कहा जाता है, इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूसी अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को देने की घोषणा हाल ही में की गई है। और इन्हें यह सम्मान पायोनियरिंग यूज ऑफ मेथड्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड डायनामिक्स इन द थ्योरी नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटरिक्स के लिए दिया गया है। इन दोनों गणितज्ञों ने गणित के विविध क्षेत्रों में कठिन समस्याओं को हल करने के लिए संभाव्य तरीकों और यादृच्छिकता यानी रैंडमनेस तकनीकों का उपयोग किया था। इसलिए एबल पुरस्कार यानी गणित का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। किन्हें दिया जाएगा? इजराइल के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और रूसी अमेरिकी ग्रेगरी मार्गुलिस को ये दिया जाएगा। पुणे के अगहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ARI के वैज्ञानिकों ने हाल ही में गेहूं की बायोफर्टिफाइड किस्म MACS 4028 जो है विकसित की है। और इसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि MACS 4028 किस फसल की जो है किस्म है। इसमें उच्च प्रोटीन पाया जाता है। और ARI भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। MACS 4028 के विकसित किए जाने की जानकारी इंडियन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में प्रकाशित की गई थी। और MACS की विशेषताएं क्या है? MACS 4028 एक अर्धबोनी यानी सेमी ड्वार्फ किस्म है जो 102 दिनों में तैयार होती है, जिसमें प्रति हेक्टेयर 19.3 क्विंटल की श्रेष्ठ और स्थिर उपज क्षमता है। यह डंठल, पत्तों पर लगने वाली फंगस, पत्तों पर लगने वाले कीड़ों, जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूं के घुन की प्रतिरोधी है। इस गेहूं की किस्म में लगभग 14.7% उच्च प्रोटीन, बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ जस्ता यानी जिंक 40.3 ppm पार्ट पर मिलियन होता है ppm और 46.1 ppm लौह सामग्री है। MACS 4028 को फसल मानव केंद्रीय उप समिति द्वारा अधिसूचित किया गया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भी वर्ष 2019 के दौरान बायोफर्टिलाइट श्रेणी के इस तहत इस किस्म को टैग किया है। तो MACS 4028 गेहूं की एक उच्च प्रोटीन वाली प्रजाति है। चलिए बात करते हैं अर्थ आवर की। ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को, वो किसी भी दिन हो, किसी भी डेट पर हो, अंतिम शनिवार को जो अर्थ आवर मनाया जाता है। और इस वर्ष 28 मार्च 2020 को पूरे विश्व में अर्थ आवर मनाया गया था। इसमें 187 देशों के 7,000 से ज़्यादा शहरों ने हिस्सा लिया। अर्थ आवर का यह 14वां संस्करण था जो ग्रीन ग्रुप WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया गया था। अर्थ आवर 2020 का जो थीम है वो था क्लाइमेट चेंज। क्या था? क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इस वर्ष मार्च के कौन सी तारीख को अर्थ आवर मनाया गया, अर्थ आवर क्या है, अर्थ आवर की थीम क्या है और अर्थ आवर क्या है। लोगों के लिए जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी स्तर का आंदोलन है। इस अवसर पर विश्व भर में लोगों को 1 घंटे के लिए गैर आवश्यक उपकरणों की बिजली बंद करने का आह्वान किया जाता है। अर्थ आवर को वर्ष 2007 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शुरू किया गया था। अर्थ आवर के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे वीडियो में इतना ही। और
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।